हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हम डेवलपमेंट चैप्टर देख रहे थे। हमने इसमें समझा कि डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या है, मैच्योरेशन क्या है, इसके बारे में जाना। डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है, कैसे ये ग्रोथ से अलग है, इवोल्यूशन से कैसे अलग है, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये जाना। डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इसके बारे में हमने देखा। जैसे इसमें फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, उसके बारे में बात की। फिर डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का जो इकोलॉजिकल मॉडल है वो देखा। दुर्गानंद सिन्हा का जो इंडियन में जो उन्होंने बताया कि कैसे इंडियन कंटेक्स्ट में बच्चों पे डेवलपमेंट में कैसे प्रभाव पड़ता है इकोलॉजिकल मॉडल का, उसके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि विकासात्मक अवस्थाओं की समग्र दृष्टि। डेवलपमेंट का वर्णन सामान्यतः अवधि या अवस्थाओं के रूप में किया जाता है। आपने ये देखा होगा कि जैसे आपके छोटे भाई-बहन हैं या माता-पिता हैं, स्वयं आप भी अलग-अलग तरह से व्यवहार करते हैं। यदि आप अपने पास-पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखें, तो आप पाएँगे कि वे भी एक जैसा व्यवहार नहीं करते। मतलब कि सभी व्यक्ति अलग-अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि उनका जो डेवलपमेंटल पैटर्न है या वो जैसे जो उनके एनवायरनमेंट की या हेरिडिटी की इंटरेक्शन है, वो डिफरेंट-डिफरेंट होती है। इसलिए यह अंतर आंशिक रूप से इस कारण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में होता है। मानव जीवन डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए आगे बढ़ता है। जैसा कि आप वर्तमान में किशोरावस्था में या एडोलसेंस स्टेज में हैं, तो कुछ वर्ष बाद आप प्रौढ़ावस्था में चले जाएँगे, एडल्ट होंगे, फिर ओल्ड एज होंगे। डेवलपमेंटल की जो स्टेजेस हैं, ये टेम्परेरी मानी जाती हैं। जैसे अगर आज एडोलसेंस है तो हम कुछ टाइम बाद एडल्टहुड हो जाएंगे, ना कि परमानेंट एडोलसेंस में रहेंगे। तो ये टेम्परेरी है। प्रत्येक स्टेज की जो अपनी अपनी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक विशिष्ट अवस्था में व्यक्ति के एक निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। किसी एक सिचुएशन में या कैपेबिलिटी में जिसे डेवलपमेंट के अनुक्रम में अगली अवस्था तक बढ़ने से पहले ठीक उसी क्रम में प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर हम अपने स्टेज के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते तो वो डेवलपमेंटल डिले हो जाता है। से एक स्थिति या योग्यता जिसे विकास के अनुक्रम में अगली अवस्था तक बढ़ने से ठीक पहले उसी क्रम में सब प्राप्त कर लेना चाहिए, जिस प्रकार से अन्य व्यक्तियों ने इसे प्राप्त किया है। तो हमने ये देखा कि इन्हें ये डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जो हमें टाइम पे पूरे कर लेने होते हैं। अब बात आती है प्रसव पूर्व अवस्था। ये है जो कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक की जो स्टेज होती है, ये होती है प्रसव पूर्व काल। ये लगभग 40 सप्ताह तक की होती है, 40 वीक्स की होती है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये हमारी जो हेरिडिटरी होती है या जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि जो प्रसवपूर्व अवस्था होता है कि उसमें डिफरेंट जो अवधियाँ होती हैं, उसमें जेनेटिक और एनवायरनमेंट दोनों ही तरह के फैक्टर हमारे डेवलपमेंट पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि इसमें जो मदर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जैसे माँ की एज कितनी है, उसे जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं वो कैसे रहे हैं या उसकी जो इमोशनल स्टेट है उसके बारे में। माँ को कोई डिज़ीज़ है तो उसके बारे में वो बच्चे पे कैसे प्रभाव डालती है। यह माना जाता है कि जैसे रुबेला नामक रोग जिसे मीज़ल्स कहते हैं, ये जननांग में होने वाले हर्पिस और एचआईवी नवजात शिशु जो होते हैं उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं। ये जो कुछ बाहरी वाले फैक्टर होते हैं परिपूर्ण अवस्था में जो डेवलपमेंट के लिए कुछ जो स्रोत होते हैं उन्हें टेराटोजेंस कहते हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर से मिलते हैं बच्चे को। यानी कि जो उसके एनवायरमेंटल फैक्टर जो उसे डेवलपमेंट में कुछ डेविएशंस लेके आते हैं जिससे कुछ एबनॉर्मलिटीज आती हैं, जैसे बच्चे को डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है वो टेराटोजन कहलाती हैं। जैसे इसमें ये कोई भी ऐसे मादक द्रव्य हो सकते हैं या कोई भी इस तरह आप तम्बाकू का सेवन करते हैं तो वो जो शिशु पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ये कुछ जन्मजात असामान्य विकृति पैदा कर सकती हैं। अब बात करते हैं शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज।
जन्म के पहले और उसके बाद में ब्रेन आश्चर्यचकित गति से डेवलप होता है। ब्रेन ब्रेन के जो विभिन्न भाग होते हैं या मानवीय जो क्रियाएं होती है, जैसे कि लैंग्वेज की बात है, परसेप्शन की करते हैं हम, इंटेलिजेंस है, इनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे सेरेब्रम है, इसके जो रोल्स होते हैं उनके बारे में हम जैसे पहले भी डिस्कस किया है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। जन्म के ठीक बाद की बात करते हैं तो जो इन्फेंट होता है वो सभी में तो नहीं परंतु अधिकांश जो है ब्रेन की सेल्स होती हैं वो सब एक्टिव रहती हैं और ये सभी तीव्र गति से डेवलप होती रहती है। नवजात शिशु उतना ऐसा ही नहीं होता जितना कि आप सोचते हैं, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसमें कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जैसे वो सांसें ले रहा है, कोई चीज़ उसके पास आती है तो सकिंग करता है, उसको निकलता है, शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होता है मल मूत्र उनका विसर्जन कर लेता है। ये अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु यह बताने में सक्षम होते हैं कि उसे जो साउंड सुनाई दे रही है वो किस साइड से आ रही है, बच्चा उसी साइड फेस करके सुनता है और वो जो उसके नॉर्मल हाव भाव होते हैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है, जैसे जीभ बाहर निकालना, मुंह खोलना। अब बात करते हैं कि जो पेशीय विकास है यानी मस्कुलर डेवलपमेंट है, जो नवजात शिशु की जो मस्कुलर रिफ्लेक्सेस हैं, तो वो जैसे किसी जो एक स्टिमुलस के प्रति कैसे बच्चा ऑटोमेटिक और नेचुरल तरीके से उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स करता है, इसके बारे में बताया जाता है। ये हेरिडिटी रूप से एक्वायर्ड एक सिस्टम होता है और जो उसके बाद में मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए ये इसका एक बेसिक यूनिट बना देता है। जो नवजात शिशुओं को सीखने के अवसर मिलने के पहले उसमें कुछ परिवर्त अनुकूली तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। नवजात शिशुओं में पाए जाने वाले कुछ रिफ्लेक्स जैसे कि खांसना, पलक झपकाना, जमाई लेना जीवन पर्यंत बने रहते हैं। ये चीजें सिखाई नहीं जाती, बच्चा के अंदर खुद से आती हैं। कुछ दूसरे परिवर्तन रिफ्लेक्स जैसे ब्रेन की कार्य प्रणाली के मैच्योर होने के बाद में या बिहेवियर पर इसमें वॉलेंट्री कंट्रोल होने के बाद ही वो डेवलप होते हैं। जब ब्रेन डेवलप हो जाता है और जो फिजिकल डेवलपमेंट भी हो जाता है, जैसे कि मतलब बच्चा बढ़ता है तो उसकी मसल्स डेवलप होने लगती है, उसका नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है, जो उसकी फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है, जैसे बच्चा पेन पेंसिल पकड़ना शुरू कर देता है या कुछ छोटी चीजें उठाना जैसे लाइक मिश्री चने वगैरह उठाना, ये फाइन मोटर जो उसकी स्किल है वो डेवलप होने लग जाती है। और जब अपनी मसल्स के थ्रू वो कुछ स्किल्स, कोई चीज वस्तु को उठाना जिसमें या किसी पास वस्तु के पास में जाना, बैठना, घुटनों के बल चलना या खड़े होकर चलना, ये सब चीजें उसकी जो मस्कुलर स्किल्स होती हैं उसके बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं कि सेंसरी एबिलिटीज क्या क्या होती है बच्चे में। जो भी नवजात शिशु होते हैं वो जन्म के कुछ टाइम बाद या कुछ घंटे के बाद ही अपनी माँ की आवाज को पहचानना शुरू कर देते हैं। ये उसमें सेंसरी एबिलिटी होती है। कोई भी शिशु कितनी अच्छी तरह से ये देख सकता है कि उसकी माँ जो है उसकी आवाज किस साइड से आ रही है, अपनी उसकी माँ की आवाज कौन सी है। नवजात शिशु में कुछ स्टिमुलस जैसे चेहरे को अन्य उद्दीपकों की तुलना में देखना पसंद करते हैं, जैसे किसी बच्चे के पास कोई बॉल रख दी है या किसी का व्यक्ति का चेहरा, तो वो चेहरा देखना ज्यादा पसंद करता है। प्रौढ़ों की तुलना में नवजात शिशु की दृष्टि कम आंकी गई है। छठे महीने तक इसमें सुधार होता है, लगभग 1 वर्ष की उम्र तक जो विजुअल होता है वो 20/20 हो जाता है। तो अब जैसे बात करते हैं कि बच्चा जो है जो कलर में डिफरेंस है वो पहले करने में मतलब डिफरेंस नहीं कर पाता उनमें, और वो फिर जैसे धीरे धीरे पूर्ण रंग के बारे में 3 माह की आयु हो जाती है तब डेवलप कर लेता है। ऐसे नवजात शिशुओं में सुनने का बारे में कैसे जैसे बताया कि बच्चा अपनी माँ की आवाज़ तुरंत पहचानने लग जाता है कुछ घंटे बाद ही। वैसे जब उसे किसी कहीं और साइड से आवाज़ आ रही है तो वो उसको कैप्चर करता है। फिर आते हैं उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जैसे कि कौन बच्चा किस एज में कोई चीज़ें समझता है, इसके बारे में जीन पियाजे ने बताया कि जैसे हम अपने परिवेश में सोचना है, उनके मन में जो मात्र कोई हम प्रवेश नहीं करती बल्कि जैसे जैसे बड़े होते हैं उसके बारे में हम कुछ चीज़ सीखते जाते हैं।
जैसे कि जब हमारे नए विचार आते हैं, अंतर्निहित करने के लिए हम अपनी थिंकिंग करते हैं और उनको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इससे संसार के बारे में उनकी समझ में सुधार होता है। पियाजे ने माना था कि इन्फेंसी से लेकर एडोलसेंट तक बच्चे का मन विचारों की अवस्थाओं की एक श्रृंखला से गुजरता है। पियाजे ने बताया था पहले थॉट आता है, उसके बाद हमारे अंदर लैंग्वेज आती है। प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है और एक आयु से रिलेटेड होती है कि कौन सी एज में बच्चा क्या चीज कर पाता है। यह याद रखना जरूरी है कि सोचने का अलग तरीका है, न कि इंफॉर्मेशन की मात्रा। उन्होंने ये बताया था कि बच्चे जो बड़ों की मतलब बड़ों की तरह मात्रा में अलग नहीं उनकी, बल्कि सोचने का तरीका अलग होता है। मात्रा बच्चा भी सोचता है और बड़े भी सोचते हैं। आप अपनी उम्र में एक 8 वर्ष के बच्चे की तुलना में क्यों भिन्न प्रकार से सोचते हैं? इस पे सोचने के लिए उन्होंने कहा, जो इन्फेंसी होती है, उसमें जीवन के प्रथम 2 वर्ष के दौरान बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन के माध्यम से उसको देखने के लिए, उसे सुनने के लिए, उसे टच करके और उसे मुँह में डालने एवं पकड़ने के द्वारा इस संसार का अनुभव करता है, क्योंकि वो अपने सेंसेस के थ्रू और मोटर एक्टिविटी के थ्रू हम अपनी हर चीज़ एक्सपीरियंस करने करता है। नवजात शिशु वर्तमान में रहता है। जो उसकी दृष्टि के क्षेत्र से बाहर होता है, वह उसके मन से भी बाहर होता है। उन्होंने ये बताया कि इसमें पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण डेवलप नहीं होता। जैसे कि आप बच्चे के सामने से उस खिलौनों को छिपा देते हैं जिससे वह खेल रहा था, तो छोटा शिशु इस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, अर्थात वह खिलौना नहीं ढूंढेगा। मतलब पहले बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण डेवलप नहीं होता। और जब ये बच्चा 18 से 24 महीने वाली स्टेज होती है, उसमें बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण डेवलप हो जाता है। तो ये देखा उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज में। शिशुओं में वाचिक संप्रेषण का आधार उपस्थित रहता है। शिशुओं में 3 से 6 माह तक की आयु के बीच में बैबलिंग से वो वोकलाइजेशन का स्टार्ट कर देता है और प्रारंभिक भाषा विकास के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो बच्चा है वो जन्म से ही एक सोशल एनिमल होता है। एक शिशु परिचित चेहरों की वरीयता देना प्रारंभ करता है। मतलब कोई चीज अगर बच्चा जानता है किसी को, तो पहले उन्हें प्रायोरिटी देता है और कूकने से कुइंग करना, किलकारी भरने और माता पिता की उपस्थिति में रिस्पॉन्स करता है। जब बच्चा 6 से 8 महीना की स्टेज में होता है तो वह ज्यादा डायनामिक हो जाता है और अपने माता के साथ रहना पसंद करता है और नए चेहरों को देखकर डर जाता है। मतलब कि सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है और अपनी माँ से अलग कर दिए जाने पर वो रोता है, क्योंकि उसे सेपरेशन एंजाइटी फील होती है। माता पिता या देख रेख करने वाले से पुनः मिलने पर वो मुस्कुराहट या आलिंगन से अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं। शिशु और उनके माता पिता या जो उसको केयर करते हैं बीच स्नेह का जो सांवेगिक बंधन यानी इमोशनल अटैचमेंट होता है वो डेवलप कर लेता है और ये अटैच्ड होता हो जाता है। हार्लो और हार्लो ने 1962 में एक स्टडी की थी और ये बताया था कि बंदरों के बच्चों को जन्म के 8 घंटे के बाद उनकी माँ से अलग कर दिया गया था। शिशु बंदरों को एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंटल रूम में रखा गया और उनका पालन पोषण 6 महीने तक एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल माताओं के द्वारा, जो कि एक तार से बनी हुई थी और दूसरी कपड़े से बनी हुई थी, के द्वारा किया गया। आधे शिशु बंदरों को तार से बनी माता ने आहार प्रदान किया और आधे को कपड़े से बनी हुई माँ ने, बिना इस बात का ध्यान दिए हुए कि बंदर शिशुओं को तार से जो बनी हुई माँ थे आहार प्रदान किया अथवा कपड़े से बनी हुई माँ ने। उन्होंने कपड़े की माँ को वरीयता दी यानी प्रायोरिटी दी और उसके साथ अधिक समय व्यतीत किया। तो इससे हम ये स्पष्ट हो जाता है कि जो हमें आहार मिल रहा है या जो पोषण मिल रहा है वो एक अटैचमेंट के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हम कितना उस चीज में अपने आप को सुख फील कर रहे हैं या जो उससे संपर्क सुख है वो ज्यादा जरूरी है। जैसे तार से बनी हुई माँ थी, उससे उन्होंने इतना अटैचमेंट नहीं पाया, पर जो कपड़े से बनी हुई माँ थी तो जो उससे ज्यादा अटैचमेंट पाया। हालांकि फूड दोनों ही जगह से उन्हें मिल रहा था। तो जो छोटे बच्चे अपने पसंदीदा खिलौने और या कंबल के प्रति अधिक लगाव दिखाते हैं, जबकि क्योंकि बच्चे जानते हैं जो उन्हें खिलौने उनकी माँ
नहीं है, फिर भी उन्हें लगता है कि ये चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, उनसे अटैचमेंट हो जाता है और ये उन्हें सुख प्रदान करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और स्वयं के बारे में अधिक आश्वस्त हो जाते हैं, वे इन वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। मानव शिशु और अपने माता-पिता और देख-रेख करने वालों के प्रति भी आसक्ति विकसित कर लेते हैं, जो लगातार और उपयुक्त ढंग से उनके जो लव और केयर के जो संकेत होते हैं, उसका एप्रोप्रिएट आंसर करते हैं। ऐसे ही एरिक्सन ने बताया कि जीवन का प्रथम वर्ष, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो स्टेज होती है, उसमें जब बच्चा ट्रस्ट का बोध कोई भी जो भौतिक सुख की अनुभूति पर निर्भर करता है। अगर बच्चे को टाइम पे मतलब जैसे खिलौने मिल रहे हैं कोई चीज़ खेलने के लिए या संसार के प्रति एक्सपेक्टेंसी होती है, वो डेवलप कर लेता है और जो खुद को सेफ फील करता है कि भई अपनी माँ के साथ में उसे अच्छा लग रहा है। ऐसे बच्चे में ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अगर बच्चे की केयर नहीं कर रही है उसकी मदर, तो बच्चा हर चीज़ से मिसट्रस्ट करने लग जाता है। ऐसे बच्चों में जो सुरक्षित लगाव के विकास की संभावना बढ़ जाती है इस ट्रस्ट वाली भावना में। और जब माता-पिता असंवेदनशील होते हैं, असंतोष दिखाते हैं, तो बच्चा मिसट्रस्ट की भावना में आ जाता है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की ये है शैशवावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों की जो ग्रोथ है वो धीरे हो जाती है। बच्चा शारीरिक रूप से डेवलप हो जाता है। उसकी ऊंचाई और वजन में वृद्धि होने लगती है। चलना, दौड़ना, कूदना सीखता है और गेंद के साथ खेलता है क्योंकि ये उसकी प्ले एज होती है बच्चे की। उसके बाद इसमें माता-पिता के अतिरिक्त जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, नेबरहुड होते हैं, स्कूल्स के जो बड़े लोग होते हैं, उनसे सीखना शुरू कर देता है। और मोरालिटी जो होती है, उसके बारे में भी कि क्या चीज़ होती है, वो भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद उसका आता है फिजिकल डेवलपमेंट की बात। प्रारंभिक अवस्था में 2 चीज़ें होती हैं, सिफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल कि बच्चे का जो विकास है, सिफेलोकॉर्डल में सिर के क्षेत्र से और उसके निचले हिस्से तक की और उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चे के शरीर के निचले भाग से पहले उसका शरीर का ऊपरी भाग पर कंट्रोल प्राप्त करता है। जैसे कि बच्चा कोई होता है छोटा तो वो पहले अपना हेड कंट्रोल करना सीखता है। उसके जैसे कि आपने देखा होगा पहले बच्चे जैसे बैठना शुरू करते थे, हेड को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद चलना प्रारंभ करते हैं। ये हुआ सिफेलोकॉर्डल। दूसरी स्टेज आती है प्रोक्सिमोडिस्टल। बच्चे शरीर के दूरस्थ अंगों से पहले धड़ पर कंट्रोल पाते हैं, मतलब सेंट्रल टू पेरिफेरी होता है डेवलपमेंट। प्रारंभ में शिशु वस्तुओं तक पहुंचने के लिए पूरे शरीर को घुमाते हैं और धीरे धीरे वे चीजों तक पहुंचने के लिए अपनी भुजाओं का या अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं। ये परिवर्तन एक मैच्योर हो रहे हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसके फलस्वरूप होता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं पतले दिखते हैं क्योंकि उनकी धड़ की लंबाई बढ़ती है और जो शरीर में फैट की मात्रा है वो घटती चली जाती है। जैसे कि कुछ बच्चों में जो उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन है या पेंसिल को पकड़ना है या लिखने की प्रैक्टिस करना है जैसी एबिलिटीज के मैच्योर होने में हेल्प करता है। फिर आता है पेशीय विकास। जैसे चाइल्डहुड के स्टार्ट होने पर क्या होता है कि जो उसके स्थूल पेशी को होते हैं यानी कि जो ग्रोस मोटर एक्टिविटीज होती हैं उसके अंतर्गत बच्चे अपने हाथ और पैरों का यूज करता है और उसके विश्वास और उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपने एनवायरनमेंट में घूमना फिरना शामिल करता है। और फिर उसके बाद वो अपने फाइन मोटर स्किल जैसे मतलब कोई भी चीज़ पेंसिल पकड़ के कोई चीज़ बनाना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बच्चे जैसे ड्राइंग करते हैं, उनमें सुधार किया जाता है। इस अवधि में बच्चों की लेफ्ट और राइट के लिए मतलब कौन से हाथ से काम कर रहे हैं, इसकी प्रायोरिटी दी जाती है। फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात। बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंट का जो गुण है, वो बच्चे ने अपनी जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें अचीव कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे कोई व्यक्ति है या वृक्ष है, कुत्ता, घर या जिसको उसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चे उसकी रूपरेखा बना लेते हैं। सिंबॉलिक थॉट्स होते हैं, जो बच्चे में ये बच्चे की यह योग्यता उसकी जो मेंटल जो उसने एक वर्ल्ड बनाया होता है, उसके बारे में बताते हैं। सिंबॉलिक थॉट में प्रगति होती रहती है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसके बारे में, जो इगोसेंट्रिज्म का गुण आता है, यानी बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं,
या दूसरों के जो दृष्टिकोण है उसके महत्व को नहीं समझते। उन्हें लगता है जब मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है मतलब सभी के लिए ये चीज़ ज़रूरी होगी। इस पे फ़ोकस किया जाता है। उसमें बच्चे के अंदर अहम केंद्रवाद के कारण बच्चे में जीववाद का जो गुण होता है, एनिमिज़्म का गुण आ जाता है। बच्चे जो है निर्जीव वस्तुओं में जीवन की कल्पना करने लगते हैं। जैसे गुड़िया हैं, वो अपनी गुड़िया खिलाते हैं तो उन्हें लगता है कि गुड़िया खाना भी खाएगी, गुड़िया नहाएगी भी। तो वो निर्जीव वस्तुओं में सजीव का गुण ढूँढने लग जाते हैं। जैसे कि इसमें 4 से 7 साल वाली जो एज होती है, उसमें बच्चे अपने सभी वैसे प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं कि आकाश नीला क्यों है, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इंट्यूटिव थॉट्स डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर। इंट्यूटिव थॉट्स के स्टेज कहते हैं इसे। जो प्री ऑपरेशन स्टेज की एक अन्य विशेषता ये है कि बच्चे में सेंट्रेशन की प्रवृत्ति या एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देना से परिभाषित होती है। जैसे कि बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने की जिद करता है, जबकि एक छोटे गिलास में उतना ही, एक जो चौड़ा गिलास है, साइज़ में छोटा है पर उसकी जो है चौड़ाई ज़्यादा है, उसमें वो जूस पीना पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है जो गिलास लंबा दिखाई दे रहा है, उसी में जूस ज़्यादा आएगा। तो सेंट्रेशन का गुण डेवलप नहीं हो पाता। जब बच्चा बड़ा होता है, 7 से 11 वाली स्टेज आती है, कंक्रीट ऑपरेशन की स्टेज, उसमें बच्चा ये गुण डेवलप कर लेता है। जब कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज आती है तो उसमें बच्चों में कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं। ये मेंटल कॉन्सेप्ट या जो एक्टिविटी होती है बच्चे को पूर्व में शारीरिक रूप से किए गए कार्यों को मानसिक रूप से करने की सुविधा प्रदान करती है। कंक्रीट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें इरिवर्सिबल मेंटल एक्टिविटी शामिल होती है। जैसे कि मतलब कोई हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, डिवाइडेशन सीखा है, तो कि जैसे 2 इंटू 3 6 आ रहा है, तो हम 6 कैसे आ रहा है 2 इंटू 3, ये इरिवर्सिबिलिटी का गुण भी डेवलप हो जाता है, ये समझने लग जाते हैं। फिर आता है कि एक बच्चों के सामने बिल्कुल एक ऐसी ही चिकनी मिट्टी के 2 गेंदें प्रस्तुत की जाती हैं। एक्सपेरिमेंटर एक गेंद को बेलकर पतली पट्टी के रूप में बना देता है और दूसरी गेंद अपने मूल रूप में बनी रहती है। यह पूछे जाने पर कि किसमें अधिक मिट्टी है, 7 से 8 साल के बच्चे का उत्तर होगा कि दोनों में मिट्टी की समान मात्रा है। क्योंकि ये इसलिए बच्चा गेंद को पतली पट्टी के रूप में बेलना और फिर उसे गेंद के रूप में गोल कर देने की कल्पना कर लेता है, जिसका अर्थ है कि वह कंक्रीट जो चीजें हैं उनको इरिवर्सिबिलिटी का जो गुण है वो उसमें डेवलप हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सेल्फ या जेंडर और मोरल डेवलपमेंट बच्चों की सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। चाइल्डहुड के जो प्रारंभिक टाइम होता है उसमें सेल्फ के कुछ महत्वपूर्ण विकास होते हैं। सोशलाइजेशन के आरंभ में या उसके सोशलाइजेशन के कारण हम बच्चा यह अपना एक बोध विकसित कर लेता है कि वह कौन है, अपनी पहचान कैसे है उसकी, वो बनाने की कोशिश करता है। डेवलप हो रहा जो बच्चा है वो अपनी इंडिपेंडेंसी के जो बोध के कारण बच्चे कार्यों को अपने तरीके से करते हैं। एरिक्सन ने बताया कि जब बच्चे हर कोई चीज़ स्वप्रेरित क्रियाओं के प्रति माता-पिता जिस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, वह पहल शक्ति बोध यानी कि वो हर चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है। कोई चीज़ पहले ऑटोनॉमी से करेगा कि मैं खुद से करूँ और फिर हर चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही वो इंडस्ट्री में जाता है और फिर अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है आगे जाके। तो जैसे साइकिल चलाना, दौड़ना, स्केटिंग या खेलों के लिए जैसे अपने आप को फ्रीडम में रखना। और कुछ ऐसे होते हैं इसके अपोजिट कि उन्हें यह अनुभव कराया जाता है कि उनके पर्सन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा कोई चीज़ पूछ रहा है तो उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारे जो पर्सन है वो तुक्के ही नहीं है, तुम्हें इसका आंसर नहीं मिलेगा। और बच्चों में स्वयं के द्वारा प्रारंभ की गई जो क्रिया हैं, उनके प्रति दोष की भावना डेवलप हो जाती है और ऐसे ही उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बच्चे जब स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो उनका सोशल जो है वो अपने फैमिलीज़ के बाहर तक डेवलप हो जाता है।
वे अपने उम्र के जो मित्र होते हैं या पीयर ग्रुप होते हैं, उनके साथ में अधिक टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चे अपने समकक्षियों के साथ अधिक समय देते हैं और उनकी डेवलपमेंट को एक रूप प्रदान करते हैं। अब बात आती है मोरल डेवलपमेंट की। बच्चे की डेवलपमेंट का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि मानवीय क्रियाओं के सही या गलत होने के मध्य अंतर करना सीखना। बच्चे जिस तरह से सही और गलत के बीच में अंतर करते हैं या कोई भी गिल्ट की भावना आ रही है, उसको समझ रहे हैं, स्वयं को दूसरे के व्यक्ति के स्थान पर रखकर कोई चीज़ समझ रहे हैं, तो वो कैसे इस जगह को दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है या उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ समझ रहे हैं, तो उसमें मोरल डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे जिस प्रकार से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अवस्थाओं से गुजरते हैं, तो कोलबर्ग ने ऐसे ही मोरल डेवलपमेंट की भी स्टेजेस बताई हैं कि इसमें 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं। फिर हम उसके बाद बात करते हैं कि एडोलसेंट में कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। एडोलसेंस का मतलब है कि एडोल्सियर वर्ड से लिया गया है, जिसका है कि परिपक्व रूप से विकसित होना, यानी मैच्योर से डेवलप होना। यह व्यक्ति के जीवन में चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच के जो है ट्रांजिशन पीरियड होता है। एडोलसेंट को सामान्यतः जीवन की उस अवस्था के रूप में माना जाता है जिसका प्रारंभ यौन आरंभ से होता है और यौन परिपक्वता या रिप्रोडक्शन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है। ये बायोलॉजिकली और मेंटली दोनों ही रूप से तीव्र परिवर्तन की अवस्था मानी जाती है। जैसे कोई भी किसी कल्चर में जो एडोलसेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई संदेह करने वाली स्टेज होती है। स्टैनले हॉल ने बताया कि ये संघर्ष और तूफान की अवस्था भी होती है इसके बारे में। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है चाइल्डहुड के अंत में या एडोलसेंट के प्रारंभ में शुरू हो जाती है और ये जिसकी ग्रोथ रेट होती है या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दोनों में ही ग्रेजुअल चेंजेस आते रहते हैं इनमें। इसमें जैसे कोई हार्मोन में चेंज है या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। फिर बात करते हैं कि इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में चेंजेस कौन-कौन से आते हैं। जो एडोलसेंस की विचार में अधिक अमूर्त, तर्कपूर्ण और आदर्शवादी होते हैं। अपने और दूसरों के विचारों को और उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी बात की जाती है। इसमें इवैल्यूएशन करके वे अधिक सक्षम हो जाते हैं। किशोरों में तर्कना की विकसित कर देते हैं और उसमें कॉग्निटिव और जो सोशल के बारे में चीज़ें होती हैं, उनको समझने लग जाते हैं। जैसे पियाजे ने माना कि जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है 11 से 15 साल वाली, उसमें बच्चा क्या है हाइपोथेसिस बनाता है, डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू करता है। कोई भी चीज़ है अमूर्त रूप से उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में तर्क करना शुरू कर देते हैं और अमूर्त होने के अतिरिक्त किशोरों के विचार आदर्शवादी होते हैं, यानी आइडियलिस्टिक विचार आने लग जाते हैं। किशोर स्वयं और दूसरों की आदर्श विशेषताओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और स्वयं की दूसरों की तुलना में इन आदर्श मानकों के आधार पर करते हैं। फिर हम इसमें हमने ये समझा कि जो ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग समझते हैं कि कुछ चीजें वैसे ही क्यों हो रही है, इसके बारे में हम विचार करना शुरू कर देते हैं। फिर आती है बात कि डेविड एल्किन के अनुसार इन्होंने 2 तरीके की चीज़ें बताई कि एक होता है इमेजिनरी ऑडियंस और दूसरा होता है पर्सनल फेबल। किशोरों में या जो एडोलसेंट वाले लोग होते हैं, उनमें अहम केंद्रवाद, यानी कि जो उसका किशोरों में अहम केंद्रवाद के 2 घटक होते हैं। काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास होती है, यानी कि इमेजिनरी ऑडियंस। इसमें उन्हें ये लगता है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितने कि वे खुद दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग बाग उन पे उतना ही फोकस कर रहे हैं जितना वो खुद पे ध्यान दे रहे हैं। वे कल्पना करते हैं कि लोग हमेशा उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं और उनके प्रत्येक व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि एक लड़की की कल्पना है कि वह सोचता है कि उसकी जो शर्ट पर लगे चाय के धब्बे पर लोग ध्यान देंगे, अथवा एक लड़की जिसके गालों पर फुंसियाँ हैं, सोचते हैं कि लोग सोचेंगे कि उसकी त्वचा कितनी खराब है। यह इमेजिनरी ऑडियंस का एग्जाम्पल है। फिर आता है पर्सनल फेबल। किशोरों को इगोसेंट्रिज्म का एक भाग है जिसमें स्वयं के अद्वितीय होने पर, मतलब उन्हें ये लगता है कि मैं सबसे अलग हूँ।
कि एडोलसेंस में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उसको या उसकी जो एक्सपीरियंस है या जो फील कर रहा है उनको नहीं समझ सकता। जैसे बोलते हैं एडोलसेंस वाले कि मैं जो फील कर रहा हूँ तुम मेरी बात नहीं समझोगे। अरे तुम समझाओगे, किसी को कोई चीज़ बताने की कोशिश करोगे तो डेफ़िनेटली समझेगा। तो उन्हें ये लगता है कि मेरी बात कोई समझ ही नहीं सकता। वो अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता या अद्वितीयता के बारे में बोध को बनाए रखने के लिए अपनी वास्तविकता से दूर एक दुनिया बनाने लग जाता है और स्वयं के संबंध कल्पनाओं से भरी कहानियों को गढ़ लेते हैं। एक पहचान का निर्माण करना, ये जैसे एरिक्सन ने बताया कि जब बच्चा एडोलसेंट में होता है तो उसे अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन की कोशिश करता है। अगर अपनी नहीं बना पाता तो उसे रोल कन्फ्यूजन होता है कि भाई मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी है क्या, मेरी पहचान क्या है और मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना है, इसके बारे में जानने की कोशिश करता है। एडोलसेंट में पहचान का निर्माण अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की, कौन से उसकी जो कल्चरल बैकग्राउंड से आया है या फिर जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है, पारिवारिक और सोशल उसके वैल्यूज क्या हैं या सोशल इकोनॉमिकल जो लेवल है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। फिर कुछ प्रमुख चिंताएं आती है इसमें क्रिस के रूप में। जब हम अपने किशोरावस्था के दिन के बारे में सोचते हैं तो उस अवधि के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या अनिश्चितताएं होते हैं, कभी कभार की जो अकेलेपन है, उसके जो समूह के दबाव को याद करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि निश्चित ही वह एक अति संवेदनशील अवधि थी। जैसे अभी हम मतलब एडोलसेंस वाले स्टेज में है तो हमें खुद लगता है चाइल्डहुड में हमने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज की हुई है, ऐसे ऐसे हमारे विचार हैं, तो हमें खुद अजीब लगता है उनके बारे में सोच के। इसके लिए हम उपचार क्या कर सकते हैं? उपचार विविध प्रकार के व्यवहारों को इंगित करता है, जिसमें सामाजिक रूप से अस्वीकृत व्यवहारों के से लेकर फिर अपराध और आपराधिक कृत्य भी शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं कि जैसे उपचार प्राय माता-पिता से कम सहयोग मिलता है या एप्रोप्रिएट कोई बिहेवियर नहीं होता है, इनएप्रोप्रिएट उसे डिसिप्लिन में रखा जाता है या फिर फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। औपचारिक व्यवहार को कम करने के लिए ऐसे फैक्टर उसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं उसको बदलें या फिर जो उसके जो सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उसे सजग बनाएँ या जो फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको सही बनाया जा सकता है। क्या होता है कि जो एडोलसेंस वाली स्टेज होती है उसमें बच्चे को सिगरेट, मादक द्रव्य का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जो काफ़ी सेंसिटिव स्टेज होती है। तो इसको बस समझाएँ बच्चे को कि भई ये चीज़ें कितने उसके लिए नुकसानदायक हैं, इससे रोका जा सकता है। फिर जैसे ये आहार संबंधी विकार के बारे में बात करेंगे कि किशोरों का स्वयं के प्रति मनोग्रस्ती या कल्पनालोक में रहना और समकक्षियों से तुलना करना ऐसी परिस्थितियों को जन्म देता है जिससे वे अपने शरीर के प्रति मनोग्रस्ती विकसित कर लेते हैं। अनोरेक्सिया नर्वोसा, अनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को भूखा रखते हुए दुबला बनने का कठिन प्रयास करता है। किशोरों के अंदर अपने भोजन से कुछ खाद्य पदार्थ को निकालते हुए केवल दुर्बल बनने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं का सेवन करते हुए देखा जाता है। उन्हें ये लगता है कि वो ज़्यादा पतले रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, तो वो उन्हें भूख लगने पर भी वो खाना नहीं खाते। ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरे आता है कि बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में आहार ग्रहण संबंधी विकार है जो दूसरा प्रकार है, जिसमें व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के एक ऐसा प्रारूप अपनाता है जिसमें वह स्वादिष्ट भोजन करता है और उसके बाद अपने प्रयास से वमन करके यानी अपने उस भोजन को किसी भी तरीके से शरीर से बाहर निकाल देता है और बीच-बीच में उपवास भी रखता है ताकि उसका वेट न बढ़े। ये हमने देखा कि 2 तरीके के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक और थर्ड टाइप का होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति खूब मोटा होता है, उसे भूख नहीं होती फिर भी वो ज़्यादा चीज़ें खाना, जैसे कोई भी जो उसे स्वादिष्ट खाना लग रहा है या फास्ट फूड खाना, उसे ठूस-ठूस कर खाया जाता है और अपने हेल्थ की कोई परवाह नहीं करता। फिर आती है प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। एक प्रौढ़ सामान्यतः एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उसके दायित्वों का निर्वहन करता है, परिपक्व और स्वावलंबी है और समाज भी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होता है।
प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था के दो मुख्य कार्य होते हैं: प्रौढ़ जीवन की संभावनाओं को तलाशना और एक स्थायी जीवन की संरचना को डेवलप करना। जीविका एवं कार्य, जैसे उम्र के 20वें या 30वें वर्ष में लोगों में एक जीविका प्राप्त करना, उसे कौन सी जॉब करनी है इसके बारे में सोचना और आगे अपनी लाइफ में क्या करना है इसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद मैरिज और उसके जो बाद में मदर फादर बन जाते हैं, तो उसके बाद उसे फैमिली कैसे एडजस्ट करनी है इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था कब प्रारंभ हो जाती है ये बताना आसान नहीं है। पहले की बात करते हैं तो पहले जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति जब अपनी जॉब से रिटायर आ रहा है तो उस टाइम को ओल्ड एज से जोड़ लेते थे, जबकि लोग काफी लंबे समय तक जी रहे थे, ऐसे उसकी जो है एज बढ़ी हुई मान ली जाती है। फिर संदेह वृद्धावस्था के अनुभव या जो उसके सोशल इकोनॉमिकल जो स्टेटस होते हैं, उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता है या लोगों की जो एटीट्यूड है, सोसाइटी की जो अपेक्षाएं हैं तथा उपलब्ध आलम्बन व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। सक्रिय व्यावसायिक जीवन से सेवानिवृत्त होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कुछ लोग रिटायर होने के बाद एक नेगेटिव चेंज अपने अंदर देखने लगते हैं। वे मानते हैं कि वे संतुष्ट एवं आत्मसम्मान के एक महत्वपूर्ण स्रोत से अलग हैं। दूसरे लोग इस जीवन में एक ऐसे परिवर्तन के रूप में देखते हैं कि उन्हें अपनी रुचियों के काम करने के लिए एक अधिक समय प्रदान हो गया है। तीसरे व्यक्ति के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं। कुछ लोग वृद्धावस्था में शक्तिहीनता का अनुभव करते हैं और स्वास्थ्य एवं वित्तीय संपत्तियों का क्षीण हो जाता है और असुरक्षा की भावना देखते हैं और डिपेंडेंसी दिखाते हैं कि हम अपने बच्चों पर डिपेंड हो गए हैं। तो ये चीजें व्यक्ति के अंदर आने लग जाती हैं। तो हमने इसके अंदर ये देखा कंक्लूजन में कि जैसे जो प्रसूति अवस्था का जो विकास है वो माता के अंदर अगर कुपोषण है, माता कोई मादक औषधि का प्रयोग कर रही है या माता को जो होने वाली कुछ बीमारियां हैं उससे प्रभावित होता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जिन्हें टेराटोजेंस कहा जाता है वो भी प्रभाव डालते हैं। कुछ मस्कुलर डेवलपमेंट होता है जैसे सिफेलोपोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल के बारे में बताया गया है। बच्चे को जो लालन पोषण पालन करने के अंदर उसके जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में। फिर पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज बताएगी जो 4 तरीके की स्टेज होती है: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि प्रत्येक अवस्था में कुछ उसकी कमियां होती हैं और कुछ उसके गुण होते हैं उसके बारे में बताया गया है। कोलबर्ग ने अपनी मोरल रीजनिंग के बारे में बताया और उसकी स्टेजेस होती है डिफरेंट टाइप की, कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं, 3 लेवल होते हैं, उनकी 6 स्टेज के बारे में बताया गया है। ऐसे ही जब बच्चा यौन आरंभ की अवस्था में कैसे ग्रोथ करता है इसके बारे में बताया गया। एरिक्सन कैसे आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करता है इसके बारे में बताया। फिर ऐसे प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति की जो स्थायित्व और उसमें जो चेंज आते हैं दोनों के बारे में बताया गया है। और प्रौढ़ावस्था में जो उसकी आयु है वो शारीरिक परिवर्तन जैसे उसके रंग रूप में, उसकी मेमोरी में और जो उसके कॉग्निटिव डायमेंशन है उसमें किस प्रकार के चेंज आते हैं इसके बारे में बताया गया है। आई होप डेवलपमेंट आपको समझ आया होगा। थैंक यू।